शुरू करते हैं। चलें। एक तो ये कि बहुत शुक्रिया बीगुल आपका, कि इस गुफ्तगू के लिए आप ने हामी भरी। और आपको पता ही है कि मौजू हम क्या ले रहे हैं। एक तरह से पूरा जो हमारा एंटरटेनमेंट मीडिया है, जिसमें ड्रामे भी हैं, सीरियल्स भी हैं, इन सबको हम एक तरह मतलब एक तज्जियाती निगाह से हम उसको देखेंगे। और उसमें नुक्ताचीनी भी होगी, तारीफें भी होंगी, सब कुछ होगा इसमें। किसी एक खास चैनल को हम निशाना नहीं बना रहे। और हम उमूमी तौर पे जो चीजें दिखाई जा रही हैं उस पे बात करेंगे, और उस उन चीजों का, उन सारे मवाद का, कंटेंट का अवाम पे क्या असर पड़ता है, जो शायद लोग इतना नहीं सोचते, उस पे बात करेंगे। तो आगाज मेरे ख्याल से यहीं से करते हैं कि आपके ख्याल में आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं उनमें, और हमारा जो एक, जिसको हम सुनहरा दौर भी कहते हैं पीटीवी का, इसमें आपको क्या फर्क नजर आता है? मतलब आप भी सवाल मुझसे कर सकती हैं, इट्स अ टू वे। Okay. तस्नीम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे दावत दी कि मैं यहाँ आऊँ और बात करूँ। बात बहुत संजीदा और हसास है, तो होनी भी चाहिए। अ, जो फर्क है, अच्छा, ये बहुत दफा ये डिबेट हुई है कि हमारा वो जो एक वक्त था, सुनहरा दौर था, और अब नहीं है। इंटरेस्टिंगली जब उन लोगों से पूछा गया होगा तो कोई और सुनहरा दौर बात करते होंगे। तो जो ह्यूमन कंडीशन है वो कभी भी अपने दौर से इतनी मुतमईन वही नहीं नहीं होती। होती। जी। तो हम हमारे दौर को शायद आने वाले 50 साल बाद, आई डोंट नो, आई एम नॉट होपफुल दो, लेकिन शायद कहा जाए कोई ना। सुनहरा दौर। लेकिन आई डोंट नो द वे वी आर हेडिंग, बट बहुत फर्क है ना। अब तो हम सैटेलाइट चैनल की बात करते हैं, हम उससे भी आगे चले गए हैं। अब तो हमारा प्लेटफॉर्म्स ही डिफरेंट हो गए, हमारे एक्सेस डिफरेंट हो गए हैं। तो बिल्कुल। अब इस कदर काम हो रहा है, इतना काम बन रहा है कि वो वाला एक कल्चर जो पाकिस्तान टेलीविजन एक स्टेट चैनल में क्रिएट किया था, अ, वो कल्चर जैसे और बहुत सी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जो स्टेट ओन कल्चर्स होते हैं जहाँ पर वो आकर उसको सपोर्ट करती है, उसी तरह से वो कलेप्स कर गया। और वो उस वक्त बहुत अच्छा था, एक टेलीविजन था, टेलीविजन की एक अपनी अट्रैक्शन थी, बहुत और किस्म के लोग वाबस्ता थे। उनका उनका पैशन भी कुछ और था, उनका मिशन भी कुछ और था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने भी कुछ और था। नाउ देन इट बिकेम अ वेरी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री। तो जब बिजनेस बनता है या पैसा जहां बन रहा होता है, तो वो लोग जंप इन करते हैं जो पैसे वाले होते हैं, जो पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, उनकी इस्तात होती है। ऐसे लोग जब आते हैं तो उनका कोई इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन या रेलेवेंस यूजुअली नहीं होता है किसी भी आर्ट फॉर्म से। अगर हम टेलीविजन की बात करें या थिएटर की बात करें, तो उनका काम सिर्फ प्योरली बिजनेस का होता है। पैसा लगाएंगे, कितना पैसा बनेगा, उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेते कि इसकी आर्टिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसलिए भी एक बिगाड़ वहां से शुरू होता है, व्हेन थिंग्स गो वेरी कमर्शियल। वही है, यहाँ पर भी हुआ है, ग्लोबली हुआ। आप देखिए, दुनिया भर में हुआ है। सिर्फ यहाँ पे कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, दुनिया भर में एक सेंसेशन क्रिएट की गई, और आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता हमारी वही ऑडियंस, जो हम ऑडियंस थे, जो हम पीटीवी देखते थे, हम वी ग्रू अप वाचिंग दोस प्लेस, हमने सीखा उनसे। वो कहीं गायब हो गई, हम ही लोग रह गए चंद अरसे के लिए, और जो हम सीखते हैं, याद करते हैं कि हम मिस दोस ड्रामास। बट जो नई जनरेशन है, जो नए देखने वाले हैं, उनका बिल्कुल माइंडसेट अलग है। उनको ट्रेन किया गया है ये चीज देखने के लिए, दे वेरी एडिक्टेड टू माय सरप्राइज आई सी फ्यू पीपल हु बिलोंग टू इवन अ सीनियर जनरेशन टू आवर्स, जो बड़ी एडिक्शन के साथ ये प्रेज देख रहे हैं। तो हम्म। कभी कभी मैं बहुत परेशान सी हो जाती हूँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग। इट्स लाइक अ ड्रग। वो हम्म। एडिक्टेड हैं इस बड़े शैलो एंटरटेनमेंट से, जिसमें उनको सोचना वोचना ना पड़े, एक्चुअली आपकी थिंकिंग को वो राइट। ब्लॉक करते। तो ये एक अजूबा है। हाँ, नहीं, और जो आपने बात की ना कि वो बहुत सारे वो लोग जो उस
पीटीवी से भी वाबस्ता थे, जब उन्होंने भी प्राइवेट चैनल्स में कदम रखा और बनाना शुरू किया, तो वो शायद पीटीवी का जो सारी ट्रेनिंग थी या जो सारा माइंडसेट उन्होंने उस वक्त देखा था, वो शायद उन्होंने कहीं पीछे फेंक दिया, क्योंकि वो इतना हम्म, कमर्शलाइज्ड नहीं था उस वक्त। वो स्टेट चैनल था, ज़ाहिर है पैसे की बिल्कुल। जरूरत थी, बट इट डिड नॉट जी कॉम्प्रोमाइज ऑन कंटेंट फॉर मनी। प्राइवेट चैनल जाहिर है कि वो पैसों से चलेंगे, जितने एड्स आएंगे उतनी उनकी रेवेन्यूज बढ़ेंगी। जी। तो कौन, अच्छा, मुझे ये बताएं बिगुल, अगर आप थोड़ी सी इस पे रोशनी डाल सको कि कब से आपको लगा, कौन सा वो दौर था, मतलब 80s तो नहीं हम कहेंगे, 90s भी नहीं कहेंगे, 2000 के बाद ही हमारे प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए हैं, तो बिटवीन 2000 एंड 2023 किस वक्त हमने इस चीज को बिल्कुल हाथ से जाने दिया कि कोई एक शय, एक चिड़िया जिसका नाम अखलाकियात भी होता है, जिसका नाम अखलाकी जिम्मेदारी भी होती है, जिसका नाम एक शख्सी जिम्मेदारी भी होती है, जी। तो आपको कब लगता है, कब ये चीज हमारे ड्रामों में इतनी ज्यादा सिरायत कर गई है कि अब उससे निकलना, मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि शायद आइंदा 50 साल बाद लोग हमारे ड्रामों को बेहतर समझे, तो मुझे लगता है आखिर में कंटेंट शायद बद से बदतर होता चला जाए, और आज का जो कंटेंट है वो उनको लगे कि नहीं, ये तो बहुत बेहतर था जो अब आ रहा है, शायद वो होप कि ऐसा ना हो, जी। बट सो कब चीजें लगा कि हाथ से निकल गई और निकल के कमर्शियल एंटिटीज के पास चले गई? हम्म। तस्लीम, इसमें एक दफा कुछ बैठकर मैंने थोड़ी बहुत अपने तक रिसर्च करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि मैं वाबस्ता रही हूँ कंटेंट डिपार्टमेंट से भी, और भी जस्ट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल्सो। मुझे भी इस तरह इंट्रीग करती है बात कि कहाँ वे वी वेंट रॉन्ग। हम्म। सो एक चेंज तो देखिए, एक नेचुरल अमर है, कुदरती अमर है, वो होते रहना चाहिए, वो इवॉल्व करने का हिस्सा है। बदलाव बहुत जरूरी, जैसी हम्म। कहानी तो नहीं बनाएंगे, एक जैसी सोच में नहीं रखेंगे। माशरा बदलता है, इवॉल्व करता हम्म। है, उसके साथ कहानियां बदलती हैं। हम्म। तो अगर आप देखें तो एक सिस्टमैटिक शिफ्ट पहले तो 70s में आना शुरू हुआ, जो कि एक मार्शल लॉ का दौर स्टार्ट हुआ, और उसमें एक सिस्टमैटिक चेंज, वो सर पे दुपट्टे आ गए, डिस्टेंस क्रिएट हुआ, इवन हस्बैंड एंड वाइफ को सिट इन द सेम बेड, बैठ भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, वो सोते हुए भी दुपट्टा है, ये है वो है। तो ये एक पहली चेंज टाइप सी नजर आई। तो हम्म। वो एक चीज थोड़ी सी हमें फर्क लगी अचानक, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, वो वाला एक ये टाइम था। फिर लेकिन उसके बावजूद उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रोड्यूस की गई और बनाई गई, और एक रिजिलियंस थी उसके लिए, ऐसी चीजों के लिए एक रिजिलियंस रही है हमारी नेशन में बहुत हद तक, जब बिल्कुल। तक कमर नहीं टूट गई तो हम्म। तब तक कमर नहीं टूटी थी। एनीवे, तब बहुत कुछ हो रहा था, बनता चला गया। फिर उसके बाद 90s में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमने कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इधर उधर देखने शुरू किए, हमारा थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा, स्पेशली म्यूजिक जो मुझे नजर आया था, म्यूजिक के जो प्लेज के जो शोज होते थे, जो कि अब नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल ही नहीं, खत्म हो गए हैं। वो 90s में थोड़े चेंज होना शुरू थे। We kind of saw music going out of the studios and going out in the parks and there, and then videos आना शुरू हुई. The vital signs thing happened, the Nazi Zuhaib thing happened. So it was a very interesting shift in music scenes. हम्म। हम्म। उसके साथ साथ आपके प्लेस भी बदलना शुरू हुए, 90s के बड़े अच्छे प्लेस हैं। फिर जब सेटेलाइट चैनल आया, आपको याद होगा, कुछ चैनल्स ने जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ शुरू किया, आपने बिल्कुल सही बात की, उन्हीं लोगों ने किया जो कि पीटीवी से आए थे। उनकी इनिशियल जो एक साल का कंटेंट है, वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम किसी भी प्राइवेट चैनल की बिगिनिंग देखें एज एन एंटरटेनमेंट चैनल, तो आप हैरान होते हैं कि वो तो एक इतना पावरफुल कंटेंट क्रिएट किया उन्होंने, जो बेंचमार्क सेट कर रहे थे वो अपना। लेकिन देन केम इन द मार्केटिंग साइड ऑफ इट, बिकॉज दे हैड टू सेल। और फिर एक रैट रेस शुरू हुई कि ये नंबर 1 चैनल है कि वो नंबर 2 चैनल है, जिसकी रेटिंग आएगी उसका बिकेगा। वी ऑल्सो हैव टू सी कि मार्केटिंग वाले कंज्यूमर्स को फोकस कर रहे होते हैं। तो 3 स्लॉट्स में यूजुअली आपके प्लेस डिवाइड होते हैं, 6 से 7 एक प्ले चलता है।
7 से 8, 7 to 8 इज अ मैसिव कंज्यूमर जो इसके ऊपर आती है आपकी। वो एक खास किस्म के, अगर आप ये बैठ के कभी थोड़ा सा भी ट्रेजेक्ट्री देखेंगी तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि दे आर सेट इन अपर मिडिल क्लास, द premise, but the conflicts belong to a lower middle class. So there's a sheer contrast. आपको समझ में नहीं आ रहा होता, जैसे मुझे लगता है ये मेरा घर होगा मैं जब देखती हूँ कि ये शायद मेरे घर की, लेकिन जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, जो कहानी है, वो तो मेरे यहाँ नहीं मैंने देखी। उस तरह तो लोग नहीं सोचते मेरी फैमिली में। तो वो जो एक चीज है कि यू सेल दैट कमर्शियलिज्म टू अनदर क्लास ऑफ द सोसाइटी, तो बहुत ही गलत जगह जाकर आप सेट करते हैं, जो कि अनरियल। फिर उसके बाद 8 to 9 जो आपका प्राइम टाइम है, which caters the middle class and the upper middle class, and then there's a very interesting slot of 9 to 10 9 to 10 जो उनको लगता है कि थोड़ा एडल्ट है, यानी कि सीरियस स्टफ है। खाने और के इसमें बाद लोग हम, आराम से देखते हैं, बड़े ही देखते हैं सारे। जी 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 बिल्कुल। तो ये 3 टीयर्स में मार्केटिंग ने इसको डिवाइड किया है, और वो फिर उन कंज्यूमर्स को हिट करते हैं जिनको एक्चुअली तो वो टूथपेस्ट और लॉन के जोड़े और सेल फोन्स और ये बेच रहे हैं, दे नॉट सेलिंग द कंटेंट, सेलिंग द प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। तो बिल्कुल सरेंडर किया वहां आके मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट चैनल्स ने कि जो वही चल रहा है, बिकता है, वो करो। हाँ, और आई इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थिंक ली। टू दिस लॉजिक ऑफ दिस के जो दिखता है वो बिकता है, हम्म अ, ये वाला सारा कुछ। और ये नहीं कि जो बिकता है वो दिखता है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट उसमें है कि व्हाट डू ऑडियंस वांट एंड व्हाट आर वी शोइंग देम, वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर, एंड ऑडियंस एक्चुअली हैज नॉट come out open. We don't यस see any critique, we don't see any protests, we don't see even comments. बहुत कम comments अब तो सोशल मीडिया पे फिर भी आपको comments नजर आ जाते हैं जी कंटेंट के ऊपर। कल ही मेरी बात हो रही थी मेरी कोलीग से, हम एक प्रोग्राम कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि किसी एक चैनल पे मैरिटल रेप का एक उन्होंने हम्म प्रोमो में सीन दिखाया था। इनफैक्ट वो एपिसोड हम्म चला नहीं था, बट उस पे इतना शोर मचा दैट दे हैड टू पुल दैट सीन आउट। सो हम्म थोड़ा बहुत रिएक्शन लोग देते हैं तो उससे कुछ मेरा ये आई डोंट नो, मुझे मुझे ये लगता है कि हम इस नहिज पे जाएं, क्योंकि जब जब आपको कोई चीज पे पाबंदी लगानी पड़ जाए, या आप बैन का सोचें या आप पुल आउट का सोचें, उससे पहले ही क्यों ना हम अपने जहनों को इतना क्लियर कर लें, इतनी क्लैरिटी ले आए कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज अगली। हमारे यहाँ अगली की तरफ बहुत ज्यादा अब एक रुझान चलता चला जा रहा है, और आपको पता है कि हम बिल्कुल। ने काफी बहस भी की इस पे, हमारे जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं उसके ऊपर भी मुख्तलिफ चीजों को लेके। सो ये जो पूरा एक शिफ्ट आपने, और वेरी राइटली सो, जो आपने बताया कि जो टाइम स्लॉट्स आते हैं, मुझे लगता है कि उसमें एक फॉल्स आप इंस्पिरेशन दे रहे हैं, या एक फॉल्स होप दे रहे हैं, या एक फॉल्स स्ट्रगल की तरफ जा रहे हैं कि माहौल आप दिखा रहे हैं, या आप जो एक बज़ाहिर माहौल दिखा रहे हैं वो एक अपर क्लास का, मगर जो लोग हैं वो किसी, वो या तो लोअर मिडिल क्लास के या मिडिल का। अब वो लोग जो देख रहे हैं और जो उस क्लास से बिलोंग करते हैं, हम आप सभी हो सकते हैं वो, जब आप इतने बड़े बड़े घर देखेंगे और इस तरह की शादियां दिखाएंगे और इस तरह के अखराजात हम्म दिखाएंगे और इस तरह के पुरतयुश जिंदगी दिखाएंगे, रिलेशनशिप सिखाएंगे। रिलेशनशिप्स दिखाएंगे, तो आप उस क्लास में ना होते हुए भी आप चाहोगे कि मैं वहां जंप कर जाऊं। और वहां से कॉन्फ्लिक्ट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा शुरू भी हुई होगी घरों में भी, कि रिश्तों के अंदर दरारें भी पड़ गई होंगी कि क्योंकि लोग समझते हैं ये तो ड्रामा है, और उनका बेसिक आर्गुमेंट है कि ये तो ड्रामा है, ये एंटरटेनमेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ये शायद समझ में नहीं आती बात कि यही ड्रामे, यही सीरियल आपकी जहनों पे बहुत बड़ा असर डालते हैं, बहुत गहरा असर डालते हैं, क्योंकि बहुत सारी खवातीन और बच्चे शायद अपनी पूरी शाम टीवी के आगे बैठ के यही चीज देख रहे होते हैं और यही चीज एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और इसी चीज को फिर आगे इंडोर्स कर रहे होते हैं। तो इस बिल्कुल सही। पूरे इसमें
ये नहीं समझ मतलब कि इसका सिरा कहाँ से पकड़ें और किसको पहले अप्रोच करें, क्योंकि हमने बेशुमार ड्रामे निकाले जिसपे जी हमेशा जब कोई सीरियल आता है तो हम उस पर बात जरूर करते हैं। अगर इस तरह का हो कि अगर कोई सीरियल ऐसा जिसमें मी टू को निगेट किया गया हो और दिखाया हो कि जी खवातीन जो हैं वो जिनसी इस्तेसाल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, या फिर किसी और डोमेस्टिक वायलेंस को दिखाया गया हो, मियाँ जो है वो बीवी पे तशद्दुद कर रहा है। हमने हमेशा इसके खिलाफ आवाज उठाई, ये बात की है, बट जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ये बना रहे हैं या जो जो इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, वो हमारी पकड़ में नहीं आ पाते, सवाए जब एक बहुत अच्छा सीरियल और वो खुशकिस्मती से वो आप ही का बनाया हुआ था, सिला, और पहली दफा था कि हमने अप्रोच किया और पूरी टीम आ भी गई, एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि ये कैसे हो गया। हमारे तो पकड़ में लोग आते ही नहीं हैं। और इसका आई थिंक जवाब ये था कि आपके दिल में कोई गिल्ट नहीं था, आपको कुछ छुपाना नहीं था और आप बड़ा आराम से बता सकती थी कि ये कैसे बना। और जो एक्टर्स और डायरेक्टर थे भी, उनको दे ऑल्सो गिल्ट फ्री। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे दिल में पशेमानी नहीं होती, दिल साफ होते हैं, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जहाँ पे आपसे सवाल जवाबात होंगे और आप बहुत आराम से सवाल के जवाबात दे सकते हैं। तो बात कहीं से कहीं वैसे निकल जाती है, मगर ये कि जो लोग बनाते हैं उनको आप किस तरह से ऑन बोर्ड ला सकते हैं आज के दौर में। देखिए, जैसे दो तीन बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट की हैं। एक तो देखिए, हमारे यहाँ टेलीविजन बेहद इंपॉर्टेंट मीडियम है, दुनिया भर में नहीं है इतना, लेकिन हमारे यहाँ रहा है और मुझे लगता है रहेगा। उसकी बहुत सी वजूहत ये है कि हमारे यहाँ कोई ऑल्टरनेट है, उसने नहीं अपने कदम चलना है। इवन सिनेमा इज नॉट देयर। जो सिनेमा है, जो थोड़ा बहुत है, वो एलीट सिनेमा है, वो मैसेज का सिनेमा नहीं है। तो जो मैसेज है आपकी, वो उसकी एंटरटेनमेंट वाहिद टेलीविजन है। तकरीबन मेरा ख्याल है 60% लोगों के घर में टेलीविजन मौजूद है। बिल्कुल। और अब उसके बाद यूट्यूब के ऊपर हर चीज अपलोड होती है और आप बड़े मजे से बैठ के देखते हैं। तो आपको वो टाइमिंग्स और एक टेलीविजन एक जगह बैठ के देखना, एंड इफ यू फीलिंग अनकंफर्टेबल व्हाइल वाचिंग इट विद योर फैमिली, वो भी प्रॉब्लम नहीं रहा। हर एज ग्रुप अपने छोटे से फोन के ऊपर जब दिल चाहता है देखते रहते हैं। और इसलिए ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जब रीच आउट करता है और आप उसको कोई माइंड सेट सेल करते हैं जो कि आप एक्चुअली बेच रहे हैं, तो इसके साथ एक बेहद भारी भरकम जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हम में है या नहीं है, ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। अगर आपने जैसे सिला का जिक्र किया, देखिए जब लिखा जा रहा था या लिखा था मैंने, इट वाज इमोशनली वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी एग्जॉस्टिंग। क्योंकि मुझे ये अंदाजा है, और मैंने शायद ये बहुत दफा कहा, कि मुझे ये अंदाजा लिखते हुए खौफ, अंदाजा, जिम्मेदारी का एहसास ये बहुत था कि what if a victim is watching it? What if a victim is watching it? And then somebody who's still in that situation, or someone who has, managed to come out of that situation, it comes with so much responsibility कि लिखना दूभर हो जाता है, आप घबरा जाते हैं, घूस बम्स हो जाते हैं। तो ये, और जब वो चला तो बहुत बहुत सारे इनबॉक्स में मेरे रैंडम मैसेजेस आए जो कि सर्वाइवर्स और विक्टिम्स के थे, जो शेयर देयर ओन स्टोरीज विद मी, एंड दैट इवन गिव मी, मेरे ऊपर तारी हुआ कि ओह माय गॉडनेस, ये छोटा सा टास्क नहीं है, ये बैठ के ही लिख देना बना देना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ औरतों ने नहीं, मर्दों ने भी अप्रोच किया कि जी हमारे ऊपर भी बहुत अब्यूज है, उसके ऊपर भी बात की जाए। दे वांटेड टू शेयर देयर स्टोरीज। इससे ये जाहिर हुआ कि एक तो बहुत बड़ी तादाद देख रही थी, बहुत बड़ी तादाद रिलेट कर रही थी, बहुत बड़ी तादाद उसका असर ले रही थी। अब अगर मैं अपनी जात से शुरू करूं और मैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन के सामने खड़ी हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं आंसर। तो जब आपने बुलाया भी था अक्स ने हम लोगों को, तो मैं अपने आप को पेश करती हूँ किसी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए, या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जवाबदेही के लिए। जहां मुझसे गलती हुई मैं माफी मांगना चाहती हूँ, दोहराना नहीं चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। और जहां मुझे लगा कि मैं डिफेंड कर सकती हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और मुझे लग रहा है कि मुझ पे जो
आयद किया जा रहा है, जो भी एलिगेशन या क्रिटिसिज्म, उसको मैं डिफेंड कर सकती हूँ, और मैं समझती हूँ कि वो ऐसा नहीं ऐसे था, भी शेयर करने को तैयार हूँ। तो ये वो जिम्मेदारी है जो कि आपके पास तब आती है जब आप में एक सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी हो बतौर इंसान सबसे पहले, फिर आप कुछ है। अब एक राइटर बहुत ही सेंसिटिव इंसान होता है, कोई भी आर्टिस्ट बेहद सेंसिटिव इंसान होता है। मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कि उनके उनके दिल में यह एहसास ना हो कि वो क्या कर रहे हैं। जो एक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं बड़ी दिल से जान मार के कर रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि वी डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी। वो सो इस वी किरदार में डिवाइड। डूब जाते हैं ना, वो तो इस किरदार में डूब के बिल्कुल, करते और हैं। डूब के भी करते हैं, और प्लस उनमें अगर कहीं गलती हो रही होती है तो इतनी सेंसिटिविटी होना और सेंसिबल होना कि आप इमोशनल रॉ में बह जाने के बजाय थोड़ा सा रुक के, इतना एनालिटिकल माइंड हो आपका कि आप समझ सकें कि ये जो हम्म। लिखा गया है किरदार मेरे लिए, इसमें क्या सही है और क्या मुझे लग रहा है कि थोड़ी गड़बड़ है, जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव थिंग। मेकिंग अ टेलीविजन प्ले इज अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट। एक राइटर सबसे पहले लिख के, फिर आगे डायरेक्टर आ गया, प्रोड्यूसर्स आ गए, कास्ट, इट्स अ होल क्रू, इतने सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो वो जो एक एनर्जी बनती है कलेक्टिव, वो बहुत पॉजिटिव होनी जरूरी है। उसका तुखम सीधा होना जरूरी, या तो होता है या नहीं होता। तो उसमें एक्सक्यूजेस मेरे लिए तो नहीं बनते कि जी सॉरी मुझे पता नहीं चला, सॉरी मुझसे मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा हुआ था। अगर ऐसा है तो मैं, then you're not fit for that particular job. Then you have to actually go back, analyze, read, research, try to reach out to the people who've really gone through it, and then understand where you stand. इसकी बहुत जरूरत है। अब ये कहाँ से आता है? कैरेक्टर बिल्डिंग है आपकी पूरी, आपकी हम्म। सेंसिटिविटी है। अच्छी किताब पढ़ने से आता है कि आप अच्छा लिख सके। अगर आपने अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छा लिटरेचर पढ़ा है, तभी आप ढंग की चीज लिख सकते हैं, आप सही सकते हैं। तो अगर वो फर्क नहीं है, तो जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और जैसे पेमरा है जो कि अपना काम करे, बिल्कुल, तो जैसा उनको रसायन नहीं। मिल के, वी एंड द टेलीविजन चैनल्स, द ओनर्स need to put their foot down कि we will conduct workshops with these people like you. Ux should be invited, और अदर अगर कोई मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स हैं और पेमरा इटसेल्फ है, कि हम ऐसे वर्कशॉप्स कंडक्ट करें जहां पे राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सबके साथ एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वर्कशॉप्स हों, जिसमें ये बताया जाए, रियल स्टोरीज, रियल विक्टिम्स की स्टोरीज शेयर की जाए, उनका इम्पैक्ट क्या होता है, सर्वाइवर्स किसे कहते हैं, वो सर्वाइव कैसे कर रहे होते हैं, किन हालात में। तो उनको अगर हम शेयर किया जाए, और साइकाइट्रिस्ट भी इन्वॉल्व होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होने चाहिए, डिफरेंट लोग होने चाहिए, इवन व्यूअर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। एक कलेक्टिव वर्कशॉप रेगुलरली, एक समझिए कि करिकुलम बना ले अगर अपना हर चैनल, तो हम इस पैटर्न को तोड़ सकें जो हमें नजर आता है बार बार बिल्कुल, बार ये बात बार बार। बिल्कुल आपकी जो है वो एग्जैक्टली हम वहां से शुरू करेंगे जब हमने 25-26 साल हो रहे हैं अब, जब हमने अक्स की बुनियाद रखी थी मैंने, और प्रिंट मीडिया को देखना शुरू किया था 1998 में। सिर्फ एक प्रिंट मीडिया ही था, पीटीवी बीबीसी की अपनी ज़ाहिर है इनकी अपनी पॉलिसीज होती थी, तो उसमें बहुत कम अंदेशा था कि कोई गैर अखलाकी सनसनीखेज मवाद आता हो। सो अखबारात से हमने शुरू किया था, और यही डिनायल अक्रॉस द बोर्ड था सारे एडिटर्स में, न्यूज एडिटर्स में, कि जी हमारे अखबार में तो ये नहीं होता है। तो फिर हम ज़ाहिर है कि अखबार के सद्दे लेके जाते थे, उनके दफातर में बैठते थे, उनको बताते थे कि हम्म। देखिए आपके अखबार में उस दिन रेप केस के ऊपर इस तरह की हेडलाइन लगी कि लड़की जो है उसकी इज्जत तार हो गई, या इज्जत ज्यादती हो गई। और ज्यादती हो हम्म। गई, और इज्जत और इसमें, और फिर उसकी जो तस्वीर हैं, जो उसके कैप्शन हैं, वो इस कदर के बाज दफा बेहुदा होते थे कि आप शायद, और वो बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि हम ये अखबार, अपना अखबार घर नहीं ले जाते। मैं कहा आप अपने घर नहीं ले जाते तो आप लाखों घरों हम्म। तक तो ये पहुंचा रहे हैं। बहुत चाह कोई रहे चीज बिल्कुल। जिम्मेदारी आपकी होती है या नहीं होती है। सो वो एक बहुत पेचीदा अमल था, और मुझे याद है कि मैं अपनी टीम को लेके जब डेस्क पे पहुंचती थी, न्यूज डेस्क पे, लोगों मतलब दफातर अखबारात की,
और हम टाइम वो चूज करते थे जब दो शिफ्ट्स जो हैं वो एक जा रही होती थी और एक आ रही होती थी, 5-6 बजे का टाइम, ये 6-6:30 का के एक खत्म हो रही शिफ्ट, न्यूज टीम की दूसरी आ रही है। और वो वक्त इसलिए चूज करते थे कि सारे लोग मिल जाए हमें। तो आई हम्म रिमेम्बर कि मैंने HIV/AIDS से बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स कराई हैं कि किस तरह से रिपोर्टिंग होनी चाहिए उसके अखबारात में, क्योंकि हमेशा वो उस पे आ जाता था कि जी ये तो बुरी औरतें हैं जो फैलाती हैं, और हम्म ये बुरी औरतों के पास जाता कौन है, मर जाते हैं, तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी लेके आइए। हम्म बहरहाल तो मुझे याद है कि हमारी एक दोस्त हैं फौजी शाहिद, वो पाकिस्तान की उस वक्त अखबार जो अखबार पाकिस्तान इस्लामाबाद में उसकी चीफ रिपोर्टर थी। और वही कहती थी, इसलिए मुझे हैरत होती थी कि आप कैसे इतने सारे मगरू लोगों के बीच में बैठ के इतनी दिलेरी से। मैंने कहा देखें, बात यह है कि अगर मैं पीछे हट गई तो फिर किस कौन सामने आएगा। मुझे फिक्र हम्म नहीं मेरे बारे में, और उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था थैंकफुली। तो बात वही न्यूज रूम के अंदर ही रह जाती थी कि भाई ये कौन खातून है, बहुत ज्यादा मुफट है या बहुत ज्यादा बेशरम है जो ऐसी खुल के बातें करती हैं। बहरहाल, और वहां से फिर हम आए, जब ये 24/7 न्यूज चैनल शुरू हो गए तो उस पे एक तूफान बदतमीजी आने लग गया। इवन डिजास्टर रिपोर्टिंग 2005 की जो जलजिला था उस पे, उसकी रिपोर्टिंग पे हमें बहुत ज्यादा इतराजात थे कि लाइव कवरेज में आप क्या चीज दिखा सकते हैं, ट्रिगर वार्निंग है कि नहीं है। तो वो इतना तवील एक सफर रहा है और इतना थका देने वाला सफर रहा है जहनी तौर पे, आपको इतना उलझा देता है कि आप, और आपको बहुत दफा बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगता है कि हम इतने सालों से जिस चीज के पर एक ढोल पीट रहे हैं वो उसका असर हो रहा है या नहीं। मगर फिर जाके जब कुछ लोग, 50 में से 2 लोग ये कहते हैं कि हाँ हमने कुछ सीखा, या मुझे कोई न्यूज एडिटर फोन करके कहता है कि तस्लीम हम ये लफ्ज, मुझे किसी ने फोन किया कि ये जो दोशीजा लफ्ज है वो हम इस्तेमाल करें। तो क्यों भाई, आप खातून या लड़की क्यों नहीं कह सकते, हम्म दोशीजा ही लाना क्यों जरूरी है, आप उसकी दोशीजगी पे इतना ज्यादा आपका क्या वो है। तो खैर मैंने मैंने कहा मगर आई अप्रिशिएट कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये हम ले हम्म सकते हैं या नहीं। या फिर जब हमने कहा कि खुदा के लिए रेप को रेप कहें, इसको आप हम्म ऑनर के साथ में जोड़ें, इज्जत के साथ में जोड़ें। औरत के साथ जब रेप होता है वो एक जहनी जिस्मानी अजियत का अमल होता है जिससे वो बहुत मुश्किल से निकलती है, मगर उसकी इज्जत या उसके खानदान की इज्जत का इससे कोई लिंक उस तरह से नहीं बनता कि वो इज्जत खत्म हो गई है, वो मुर्दा से बदतर है, उसको मर जाना चाहिए। मैंने कहा ये एक बहुत 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 तकलीफ दे अमल है जिसके साथ होता है, वो वही उस दर्द को जान हम्म सकती है। मगर लोग निकल जाते हैं, आप उनको उसका हौसला देते हैं निकलने का। बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जिसमें आप रेप सर्वाइवर को दिखाते हैं कि वो कैसे निकली उस पूरे जी ट्रॉमा से। हमारे यहाँ जिंदा दरगोर कर देना, हमारे यहाँ उसको इज्जत से जोड़ देना कि या तो वो खुदकुशी कर ले या घर वाले उसको गोली मार दें, या वो किसी हुजरे में जाके बैठ जाए, मतलब वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब इस नहज पे जब ड्रामे आ जाते हैं, और रेप हमारे यहाँ वैसे तो खैर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जितनी भी तशद्दुद की अकसाम है उनके ऊपर ड्रामे बनते रहते हैं। लोगों को बिना समझे वो लिख भी लेते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स, उन्हें शायद इस बात की समझ भी नहीं थी वो एक्चुअली किस चीज पे काम कर रहे हैं। हर एक कोई आपकी हम्म तरह या आपकी टीम की तरह सेंसिटाइज नहीं होता। डायलॉग्स भी वो बोल देते हैं, एक्शंस भी उनके ऐसे होते हैं। अब उनको ये समझाना कि रेप जो है उसको आप बतौर एंटरटेनमेंट नहीं पेश कर सकते, रेप को पहले आप समझिए। इसीलिए मैंने इस पे जोर दिया, और कुछ लोगों से जब बात हुई तो मैंने कहा आप साइकोलॉजिस्ट को मिलाइए, मिलवाइए अपने साथ क्रिमिनोलॉजिस्ट को मिलाइए, वो एक पैटर्न बताएंगे कि रेप एक्चुअली क्या क्राइम है। हम्म रेप एक्सीडेंट नहीं है, हादसा नहीं है। रेप बहुत एक सोची समझी चीज होती है। आप ऐसे ही होता है कि वरना तो हर तरफ रेप हो रहे होते। जी ये एक वो अमल है जो कोई मर्द सोच के करता है, और जाहिर है कि पावर गेम है। एक आपको किसी को काबू में करना, चाहे अगला आपसे जिस्मानी तौर पे
बड़ा भी हो, कमजोर फिर भी आप समझते हैं कि नहीं, मैं इसको काबू कर सकता हूँ और मैं काबू करके दिखाऊंगा। खैर, रेपिस्ट का जो पूरा कैरेक्टर होता है, बहुत सारे ड्रामा में अपने देखा कि उसको किस तरह से ग्लैमराइज किया जाता है, इस हद तक कि जो सर्वाइवर है उससे उसकी शादी भी कराने को आप सारी हो जाएंगे, राजी हो हम्म। जाते हैं। तो ये जो सारा एक अमल है कि रेप को समझना और फिर उसको लोगों तक पहुंचाना, और हम ये नहीं कह रहे कि आप ना बनाएं, आपको माशरे जी में जो चीजें हो रही है वो सामने लानी है, हमें कोई चीज कालीन के नीचे छुपानी नहीं है, मगर वो हसासियत तो लेके आइए कि जब आप दिखाएं तो जिसके साथ वो वाकया हुआ है उसको कोई नई जिंदगी, नई उम्मीद नजर आए, और उसके घर वालों को भी ये लगे। एक तो हमारे यहाँ परमिशन का भी कोई मेरे ख्याल से ना कोई रूल है, ना रेगुलेशन है, बिल्कुल। ना इखलाकी तौर पे, ना किसी और समाजी तौर पे, कि कंसेंट बहुत जरूरी होती है। अगर वो जी खातून या बच्चा या बच्ची जिंदा नहीं है मम्मी, तो फिर कंसेंट से ज्यादा तो परमिशन, मैं इसको इजाजत वही कहती हूँ। जी इजाजत, पेशे कि की इजाजत आपको, और और वो आपको ऑफिशियल दिखानी ऑफिशियल पड़ेगी। परमिशन। और बहुत सारे लोगों ने, जब हम अभी बातचीत कर ही रहे थे, अब हमारा जो एक इनफॉर्मल ग्रुप है उस पर हम कर रहे थे कि जी दिल्ली क्राइम्स में जो दिखाया था, मतलब दिल्ली क्राइम्स में उस लड़की की वालिदा से बाकायदा परमिशन ली गई थी जिसका रेप हुआ था बस में, और गैंग रेप हुआ था। और दिल्ली क्राइम्स की आप राइट। मिसाल देखें तो दिल्ली क्राइम्स की अगर आप सारा पूरा सीजन देखें तो उसमें जितनी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है, जो पुलिस ऑफिसर है जो खुद खातून है, उसकी टीनेज बच्ची है, और वो उस जो बच्ची के साथ रेप हुआ और जो हॉस्पिटल में रही और जो फिर जाहिर है कि बच ना पाई, उसमें वो अपनी बेटी की रिफ्लेक्शन भी देख रही होती है कि मेरी बेटी भी बढ़ रही है, जवान हुई है, और उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग थी हमारे यहाँ। मुझे ये बताएं बीगुल कि क्या तरीका ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं तो हर ड्रामा जो तकलीफ दे होता है उसके बाद मैं यही कोशिश करती हूँ कि किसी तरह से हम कुछ लोगों को साथ मिला के और एक प्रोग्राम कर लें जिसमें उनसे पूछें कि आपने क्या सोच के बनाया, लोगों ने क्या सोच के एक्टिंग की, किसने लिखा, पर कोई हाथ नहीं आता। क्यों ऐसा है, जी क्यों नहीं हाथ आती? उसमें देखिए, जिसमें आपने सब बातें बहुत ठीक की, मैं कोशिश करूंगी जो जो मुझे याद है जिसमें मैं कुछ कहना चाह रही थी कह दूं। मैं पहले तो थोड़ा सा दिल्ली क्राइम के ऊपर बात करूं कि आपने बताया इट वाज अ नेशनल क्रिमिनल क्राइम स्टोरी जो उनकी थी इंडिया की। और फॉर मी व्हेन आई लुक एट इट, आपने सही कहा कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग थी, बट आई आल्सो थिंक दैट एजेंडा वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट. They also tried and they've succeeded in glorifying Delhi police, and they wanted to convey a message that Delhi is the safest place for women, which it is not, right? उनकी पुलिस भी कोई हमसे, हमारी पुलिस से ज्यादा बेहतर पुलिस नहीं है. वी ऑल नो दिस. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां क्या है हम सब जानते हैं. तो एक ग्लोरिफिकेशन भी हुई है इन अ वेरी इंटेलिजेंट, इन अ वेरी सटल, जिसमें ये दिखाया कि पुलिस ने दिन रात एक करके जो परपेट्रेटर्स उनको पकड़ा, उनको सजा दी. और जो पूरी उसकी ट्रेजेक्टरी थी कि उसकी जो बेटी थी, शी थॉट दैट इट्स नॉट अ सेफ प्लेस, शी वांटेड टू लीव. द मैसेज वाज डोंट लीव, वी आर बिहाइंड यू एंड वी विल टेक केयर ऑफ यू एंड दिस इज अ सेफ सिटी. दिस इज व्हाट दे वांटेड टू. इंटरनेशनल उसका कंसर्न एक बन गया था. इट वाज द अगलीस्ट रेप क्राइम हमारे रीजन में. सो एक तो ये मेरा अपना उसके ऊपर टेक है. दूसरी बात आपने जो कह रही कि पकड़ में नहीं आती, उसकी वजूहत कुछ हमारी तरफ का भी है. मैं दोनों तरफ में अपने आप को इधर से उधर जाता महसूस करती हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू यू गाइस हु आर टॉकिंग सेंसिबली. और जो कि जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप लोग फौरन एक डायलॉग, एक डिस्कोर्स शुरू करते हैं कि बात करनी है. तो उस बात करने में दोनों तरफ बहुत एलिगेशंस जो आती है ना, एक दूसरे को इल्जाम देना, छीना झपटी करना, चीखना चिल्लाना, तो उसमें खौफजदा भी होती है दूसरी पार्टी, जो ऑलरेडी जिसको लग रहा होता है कि हम तो गिल्टी हैं, ये तो हमारे तो सर उड़ाएंगे हम गए तो. इस कल्चर को भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि आराम से बैठ के एम्पैथी के साथ बातचीत की जा सकती है. अपनी गलतियों को मान लेने में भी कोई मजायका नहीं है. दूसरे की गलती को हमदर्दी से और मोहब्बत से पॉइंट आउट करना और उसकी भी सुनना,
उसमें भी कोई मजायका नहीं। दिस इज व्हाट अ डिस्कोर्स मीन्स। तो बिल्कुल। होता यह है कि बहुत शोर दोनों तरफ से जब मचता है तो एक साइड जो थोड़ी गिल्टी फील कर रही होती है अपने आप को, वो थोड़ी सिमट जाती है और डर जाती है और छुप जाती है कि हम तो बात ही नहीं करेंगे, वरना ये जो हमारा हश्र करे। नाउ आई नो लॉट ऑफ राइटर्स जो कि उनकी इंटेंशन ही नहीं होती कि वो हर्ट करें किसी को या वो कोई गलत चीज लिख दें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सेंसिबिलिटी में थोड़ा सा मसला होता है, जिसको आप जैसे लोग बेहतर कर सकते हैं या उनको एम्पावर कर सकते हैं एज राइटर्स कि आप कैसे सही कहानी लिखें। तो इन दोनों का के बीच में जो आप कह रही हैं पकड़ में नहीं आते, वो सिर्फ इसीलिए पकड़ में नहीं आते कि खौफजदा होते हैं कि उनका तो करियर ही खत्म कर दिया जाएगा, उनके ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस होंगी और वो क्या करेंगे, अपने आप को बचाएं कैसे। बतौर इंसान भी एक नेचर होती है और बतौर शायद हम लोगों के यहाँ ये बहुत कल्चर है कि हम गलती करके कहते हैं, पहले तो हम झूठ कहना चाहते हैं या बचना चाहते हैं, अपने आप के ऊपर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने का ना हमें हौसला है, ना किसी को क्रिटिसाइज करने का हमें सलीका है। तो ये दोनों चीजें थोड़ी सी अगर इनके ऊपर भी काम किया जाए, जो रवैये हैं कि आपका मकसद हरगिज हरगिज ये नहीं है कि आप उनको किसी कटहरे में ला के खड़ा करें। बिल्कुल। ये बिल्कुल। मकसद नहीं है कि आप उन्हें कोई सजा तजवीज करें। ये भी मकसद नहीं है कि आप उन्हें कह रहे हैं कि आप बहुत बुरे लोग हैं और हम आपसे बहुत बेहतर लोग हैं। ये भी मकसद नहीं है। ये बात उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। एंड वो बात नहीं पहुंचती, मुझे लगता है कि उनका ये ख्याल होता है कि वो कौन क्या। दूसरी बात मैं बहुत फ्रैंकली कहूंगी कि पाकिस्तान के अंदर फेमिनिज्म एक कल रात की कहानी है। ये तहरीक बहुत ही अपनी स्टेज में शायद उससे भी पहले बहुत न्यू बॉर्न है, हमारे हिस्से में जब आई है। तो एक कंफ्यूजन है इसकी डेफिनेशन को लेकर भी। ये समझा जाता है कि जो फेमिनिस्ट्स हैं, अव्वल तो ये समझा जाता है कि सिर्फ औरतें हैं, कोई मर्द तो हम्म। फेमिनिस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि तो सिर्फ औरतों का मसला है और सिर्फ औरतें ही कुछ गड़बड़ कर रही है और इसमें मर्द शामिल नहीं है। तो इसलिए ये भी एक गलतफहमी है। फिर ये कहा जाता है कि शायद फेमिनिस्ट खवातीन जो हैं, बिकॉज तस्नीम हमें बहुत से फोरम्स पे जो लीड करती हुई इस तहरीक को औरतें नजर आती हैं, वो बड़ी एम्पावर्ड औरतें हैं देयर ओन लाइफ्स। अगर नहीं है तो वो छुपाए हुए हैं, वरना वो हैं। तो हमें कहीं पर गैप नजर आता है उन खवातीन के बीच में और उन फेमिनिस्ट लीडर्स के बीच में कि उनके पास बहुत सारा एक्सेस है टू एक्सप्रेस। अब आप किसी और की स्टोरी खुद सुना रहे हैं चीख चीख के, तो मेरा ख्याल है कि इनेबल करने की जरूरत है उन खवातीन को जिनको अपनी कहानी खुद सुननी आनी चाहिए, जिनको अपने घरों के अंदर पता होना चाहिए। या इनका ख्याल है फेमिनिस्ट औरतें तलाक याफ्ता होनी जरूरी है, उनके 2-3 अफेयर्स होना जरूरी है। लिबरल माइंडेड का मतलब है कि वो वेस्टर्नाइज होना जरूरी है, वो कपड़े खराब पहनती होंगी। ये एक मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही स्टीरियोटाइपिंग है, मगर ये है सोसाइटी में है। जो मुझे नजर आती है। मैं आपको अपना वाकया सुनाऊं कि मैं भी रिसेंटली, मुझे किसी चैनल ने अप्रोच किया कि कम एंड हेड आर एंटरटेनमेंट सेक्टर, वो एंटरटेनमेंट चैनल लेकर आ रहे थे। तो मुझे कहने लगे कि जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, एक दो बातें की उन्होंने। सबसे पहली बात औरत मार्च के ऊपर की। तो जब मैंने कोई बात उसके ऊपर की तो कहने लगे कि आप तो फेमिनिस्ट है। तो वो जो साहब बैठे हुए थे वो मॉडर्न पढ़े लिखे बज़ाहिर नजर आ रहे थे, यंग पर्सन। तो मैंने उनसे जवाब में कहा तो क्या आप नहीं है? तो वो चौंके, उनको समझ में नहीं आया, हंस के कहने लगे गुड बात। तो जबकि मेरा ख्याल था कि आप क्यों नहीं है भाई फेमिनिस्ट, हम फेमिनिस्ट का मतलब क्या है, आपको तो नहीं फेमिनिज्म मालूम को है इसका मतलब। समझना ही हमारे यहाँ एक मसला रहा है अब तक, मसला रहा है। और अब जी जी, ज्यादा होता जा रहा है, बिकॉज इट्स बिकम, बिल्कुल। इट्स अटैच्ड टू नेगेटिव कॉनोटेशन एक्चुअली। Absolutely, and it has gaining voice and strength. Now it has gained a इट lot of हैज, it. ठीक है, तो औरत वो मार्च आपको एक वॉइस बन गई। औरत मार्च के बहुत मुस्तनद, मतलब क्या क्या नहीं होता, मगर वो खड़ी है दम है और बढ़ती चली जाती है। और आम लोगों को पता चल गया है कि फेमिनिज्म क्या है। मतलब आपकी फैमिली में कहा जाता है, मुझे तो बहुत पॉइंट आउट किया गया, अच्छा नहीं तुम तो फिर मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली हो ना। अब आप मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्लोगन्स हैं जो अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं, हम सबको इस बात का पता है। तो इसलिए शायद अब मुझे किसी बहुत बड़े राइटर्स ने कहा कि भाई राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर, ही इज अ स्टार। उन्होंने मुझे कहा कि
लहजा तो जरा नरम कीजिए। तो मैंने कहा आप अपना रवैया नरम कीजिए तो हमारा भी लहजा नरम हो जाएगा। मतलब आप अगर कोई मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा है, तो मैं किस क्यों नरमी अव्वल तो इख्तियार करूं और किस हद तक नरमी इख्तियार करूंगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप फिर जिम्मेदारी हम पे डाल रहे हैं कि औरत अपना लहजा नरम करके शिकायत करे। तो इन सब चीजों को थोड़ी समझने की जरूरत है, इसलिए पकड़ में बहुत से लोग हमारे नहीं आते हैं, हाँ, क्योंकि मगर उनको लगता इसमें है कि ये भी है जी बीगल, जो भी आपने पूरी बात की फेमिनिज्म की, और ये कि फेमिनिज्म को एक तो ये कि ब्रैकेट कर दिया गया खवातीन के साथ कि जी सिर्फ बिल्कुल। खवातीन ही होंगी। जी Very strong men, feminist men around, and they have been around. Very few, मतलब you can maybe count them on your एंड सिंस finger. ऑलवेज। जी जी जी। But at least they're there. They think like you. They support you. They don't judge you. या ये सारी चीजें हैं उनमें। और अब तो ये हो गया कि जी फेमिनिज्म एक तरह से गाली भी बन चुकी है, जी सॉरी टू से। बिल्कुल बन चुके। बिल्कुल, मैंने क्योंकि अगर कहा आप ना कि तुम तो वैसी आपने औरत ये हो। कह दिया कि आप औरत मार्च के हक में हैं, तो ओहो, आप वही वाली बात कीजिए, आप तो मेरा जैसे मेरी मर्जी। मैंने कहा इसमें और भी बहुत मजेदार स्लोगन थे और बहुत फैक्चुअल स्लोगन थे कि भाई अपना खाना खुद गर्म कर लो, अपने मुंह से खुद ढूंढ लो, मतलब ये नहीं, चीजें आई एम नॉट डेट। इवन अपोलोजेटिक फॉर मेरा जिसम मेरी मर्जी। एब्सोल्युटली अनअपोलोजेटिकली आई से एंड आई वो तो रिस्पेक्ट फॉर एवरी अदर जेंडर डेफिनेटली। आल्सो। और ये कि अगर मेरी मर्जी नहीं है तो फिर किसकी मर्जी है भाई, और किसकी क्यों है, मर्जी। और हाँ, क्यों और है। आपका जिसम आपकी मर्जी भाई। जी हाँ, और बिल्कुल। हमने तो नहीं कहा कि भाई आपकी जैसे मेरी मर्जी। हम ये तो नहीं कह रहे ना, एग्जैक्टली। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, तो आप भी अपनी बात जी बेशक कीजिए, और आप इसी इसी बिल्कुल स्लोगन को ओन करके अपनी बात कीजिए कि भाई मर्द मर्द भी बहुत सारे प्रेशर से हम्म, गुजरते हैं, कि रोना नहीं बिल्कुल है उनको, गुजरते हैं। एक ताकतवर एंटिटी बन के सामने आना है, उनको कभी कमजोर नहीं पड़ना है। उनके अंदर ज़ाहिर है, उनके अंदर ये बड़ी टूट फूट तोड़ फोड़ चल रही होती है, तो बिकॉज आप वेरी कहते लोनली इन हैं रनिंग वेरी अ हाउस लोन, होल्ड। बिकॉज तो वो अगर वो हमें वो औरत को साथ देते तो हम साथ देने को तैयार हमारे साथ खड़े हो जाए, तो फिर हम एक एक मजबूत इकाई बन जाएंगे, बजाय से कि बट हैं। बट 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 बिल्कुल। हम हिस्सों में रहें। नहीं, जो दूसरी बात है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, और मुझे इस पे बड़ी हंसी भी आती है बाज दफा कि वो बच्चे जो कल तक अननोन थे और आज थोड़े स्टार बन गए, हम्म। वो भी आपको खातिर में नहीं लाते। वो किसी फोरम पे आना नहीं चाहते। भाई आप इतने बड़े भी स्टार नहीं हैं, और हमने ही बनाया है। अगर ऑडियंस ना आपको स्टार बनाए तो आप स्टार नहीं बन पाएंगे। ऑडियंस अगर आपकी तारीफ सताइश ना करे तो आप जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये जो एक एक जो ह्यूमिलिटी होती है इंसान की, विथ फेम एंड एवरीथिंग, वो हमारे यहाँ नहीं है शायद। वो अभी तक वो चीज बहुत कम लोगों में। एज आई सेड के एक बिल्कुल। आपका ग्रुप आया था, फिर हमने मोटरसाइकिल गर्ल पे जब किया था, तो उसमें अदनान सरवर एंड सुहाई एंड शमीम हिलाल, दे वर ऑल देयर फॉर द डायलॉग, एंड बहुत अच्छा वो हुआ था। Besides these, I have been trying to reach out to different people, different actors, to different sources, वो नहीं, because एंड इवन चैनल्स और उनके ओनर्स, क्योंकि हम तो सीरियसली हमने कहा था हम बगैर पैसे लिए ये काम करेंगे, कि जिस तरह से हमने न्यूज मीडिया को एक कोड ऑफ एथिक्स दिया है और बहुत सारे लोग उसके पाबंद भी हुए हैं। हम एक वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स आपके लिए बना सकते हैं, एथिक्स, और आपको साथ बिठा के बनाएंगे, क्योंकि वो अकेले नहीं बनाया था हमने, सिविल सोसाइटी एकेडेमिया था, उसमें न्यूज मीडिया था, वो जी एक साल की काविश से बना था। और जब दोबारा बनाया था, तो फिर दोबारा वही काविश हमने की थी, एक एक क्लॉज को हमने दोबारा रीराइट किया था। सो ऐसा नहीं कि हम आपको आप पे कोई चीज थोपना चाहते हैं। द थिंग इज कि किसी भी बेहतरी की तरफ जाने के लिए जो जो जिस तरह का कंटेंट अब आ रहा है, जो सेंसेशनलिज्म हमारे आ रहा है, कि जितनी ज्यादा आंखें देखेंगी इसको उतनी ज्यादा हमारी रेटिंग्स बढ़ेंगी, और फिर यूट्यूब पे उससे ज्यादा हमें पैसे मिलेंगे। इन सारी चीजों से निकलने के लिए एक तो ऑल्टरनेटिव कंटेंट आपने पहले ही बता दिया कि हमारे पास अब तो है नहीं, और जो है वो जाहिर है कि वो एलिटिस में चला जाता है, वो आम लोगों की शायद समझ में भी नहीं वो चीजें आती। फॉर एग्जाम्पल जॉयलैंड वॉज एन एक्सेलेंट मूवी, पर वो कितने लोग देखने गए। और जो मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी, इस्लामाबाद में गई थी, पीपल वर एक्चुअली लाफिंग। मेरे पीछे कुछ जवान लोग बैठे हुए थे, they were not watch they were not there to watch the movie, they were there to have fun.
to have a burger हम्म, and coke and just laugh it off. And I had to actually tell them off कि भाई हम देखने आए, हमें खुदा के लिए देखने दीजिए, आप इतनी बातें कर रहे हैं, बिकॉज दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि स्क्रीन की पे क्या हो रहा है। उन्हें उस टॉपिक से ही कोई मकसद नहीं था कि किस वजह से ये मूवी बनी है। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो बहुत अच्छा कर सकती थी पर वो नहीं कर पाई, अम, क्योंकि अवाम जो है अभी तक तैयार नहीं है। अवाम को शायद टीवी ने इतने अपने शहर में ले लिया है कि वो इस तरफ जा ही नहीं पा रहे, और टीवी के ड्रामों ने उनका पूरा एक जो जहनियत है उनकी वो बदल दी है। बिल्कुल औरत बढ़िया। जी। को मारना जायज है, जिसपे हम हमेशा हमने कहा कि आपको थप्पड़ मार के दिखाना बिल्कुल नहीं, बिकॉज अगर एक नॉन आर्टिस्ट थप्पड़ मार रहा है दूसरी को, तो वो बहुत सारे मर्द इसको री करते हैं कि अच्छा अगर वो मार सकते तो फिर मैं भी मार सकता हूँ, मतलब वो तो इतना जाना वो ये नहीं, वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो देखते हैं कि अच्छा ये और जो थप्पड़ फला खा रही एक्टर होती जो है वो भी तो कर रही होती है ना, यही कन्वे। एग्जैक्टली। सो एक तो ये कि एक आप जाहिर है कि उसी फ्रेटर्निटी से भी हैं एंटरटेनमेंट की, और किस तरह से एक्टर्स को भी, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को ये चीज इस तरफ लाया जाए कि थोड़ा सा एक तो रिसर्च भी कर लें और थोड़ा सा अपने अतराफ में देख लें कि बहुत सारी कहानियां और भी हैं जो उम्मीद की हैं, जो आपको एक नई जिंदगी की तरफ ले जाती है। क्योंकि मेरा हमेशा ये होता है, हमने रेडियो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किए हैं, 2003 से कर रहे हैं, और हर रेडियो प्रोग्राम का मेरा ये था कि देखो इसमें कहीं पे भी आपको मायूसी नजर ना आए, चाहे वो जलजले की कहानी हो, चाहे वो सैलाब की कहानी हो, आपको कहीं ना कहीं दो लाइनें भी ये डालनी है कि वो उम्मीद हो। एक लड़की की हमने कहानी की थी, नौ शी इज ह्यूज नेम इन कार रेंटल सर्विस। उस वक्त उसके पास शायद दो गाड़ियां थी, और हमारी प्रोड्यूसर ही उसको ढूंढ के लाई थी कहीं से। उसने पूरी अपनी कहानी की थी कि मेरे अब्बा ने कहा ये तुम क्या शुरू करना चाहती हो, मेरी समझ में नहीं आता, ये कार रेंटल का बिजनेस जो है ये लड़कियों के काम करने। उसने कहा आप मुझे सिर्फ 1 साल का मौका दीजिए। एंड शी कि मैंने थाना कचहरी भी की, मैंने मेरे ऊपर इल्जाम भी लगे, मगर मैं अगले दिन तैयार होके फिर वैसे निकलती थी। और फिर मैंने कहा कि मर्दों में क्या सिर्फ आपके पर लगे होते हैं कि वो काम कर लेंगे, मैं नहीं कर सकती। तो ये जो जुमले होते हैं ना, ये बहुत सारी लड़कियों को इस तरह की उम्मीद दिलाते हैं कि भाई अगर ये लड़की कर सकती है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। सो जी। आप, हमारे यहाँ ये चीज नहीं आ पा रही। हम एक डूम्स डे सिनेरियो से शुरू होते हैं, वहीं पे आके खत्म हो जाते हैं। उम्मीद बहुत कम हमें। हम कहते हैं जी 36 एपिसोड्स के बाद आखिर में वो बंदा जो है, जो सारी उम्र अपनी बीवी की बहन को रेप करता रहा, एंड में क्या होगा जी कि उसकी बेटी को कुछ हो जाएगा। अरे भाई उसके गुनाहों की सजा उसकी बेटी को आप क्यों दे रहे हैं? हमारे या यहाँ वो सजा खुद बहुत का ही कुछ, नेक हो जाएगा, हाँ वो नेक हो जाएगा, वो उसको आप दिखा देंगे कि वो बस नेकी की या तरफ एक्सीडेंट हो बढ़ेगा, जाएगा, मर जाएगा। या मर जाए। मतलब आप रियलिटी पे नहीं आ पाते, या रियलिटी क्रिएट, आपने कहा ना जैसे कि दिल्ली क्राइम में उन्होंने ग्लैमराइज भी किया और एक सॉफ्ट इमेज भी लेके आए। आई थिंक दैट वाज प्रीटी डिलिबरेट, बिकॉज दे वांटेड टू बिल्कुल। चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल कि पुलिस जो है बहुत क्रूड है और पुलिस जो है वो कुछ करती नहीं है। अभी उनका पार्ट 2 भी आया है, और अगेन उसमें इसी तरह है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट उसके पर वो रॉबरी और उसके ऊपर है, बट और उसमें वो इशू लेके आए हैं उन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का जिनको पुलिस पकड़ लेती है बहुत हम्म। आराम से कि इनका कोई आगे पीछे है नहीं। तो एक पूरी एक एक जो एक मैसेजिंग है वो उन कम्युनिटीज के फेवर में भी जाती है। बट द थिंग इज कि हमारे यहाँ ये सॉफ्ट मैसेजिंग जो होती है ना, सटलिटी जो होती है, ये नहीं है। हम अब अभी तक बड़े क्रूड किस्म से चीजें पेश करते हैं, क्यों करते हैं प्लीज जी। इस पे कुछ बताओ। एक तो तस्नीम देखे, जो हमारा काम है प्लेज लिखना या स्क्रीन के लिए लिखना, चाहे फिल्म है, चाहे टेलीविजन प्ले है, चाहे थिएटर है, चाहे कोई किताब अफसाने कुछ भी है जिसका इस सारी चीज से ताल्लुक है। हम लोग हमारे पास एक जिसे कहते हैं कि एक थोड़ा सा मार्जिन और एक हमें ये लाइसेंस मिला हुआ है कि आर्टिस्टिक हमारे पास एक चीज होती है कि हम फिक्शन की तरफ जा सकते हैं। मगर कहीं पर भी अगर आपका ये मकसद हो लिखने से पहले कि आप कोई भाषण देने लगे हैं, या आप सिखाने लगे हैं, या आप बताने वाले हैं कि कैसे किया जाए, क्योंकि आई एम नॉट, आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी
मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक पर्सनल सोच बहुत सी चीज़ों के ऊपर हो सकती है कि ये चीज़ मुझे अथॉरिटी नहीं देती है कि मैं बता सकूं आपको कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। लेकिन मैं ये बहुत आराम से कर सकती हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी है उसको एज इट इज़ दिखा दूं। तो मुझे ये लगता है कि जो ऑल द ग्रेटेस्ट स्टोरीज जो आज तक रही हैं, वो एक सवाल छोड़ के जाती हैं आपके साथ, वो जवाब नहीं देके जाती। वो आपको ये सवाल देती हैं कि अब बताइए क्या किया जाए, या अगर ये किया जाए या ये किया जाए क्या चीज बेहतर है। तो जो थिंकिंग माइंड है, ये जो एक एनालिटिकल आपके अंदर एक क्वालिटी आती है, उसको स्टिमुलेट करना, आपके अंदर सवाल करने की हिम्मत दिलाना और सोचने की हिम्मत दिलाना, ये काम है। और मैं और जो बाकी बातें हैं कि इंस्पिरेशन आप लेते हैं, ऑफ कोर्स आप किसी माशरे से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, आप इर्द गिर्द की कहानी से ले रहे होते हैं जो ट्रू होती है, जो कि तकलीफ दे भी होती हैं। ऑल्दो द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लिटरेचर इज ऑल्सो द ट्रेजेडीज, क्योंकि इतनी मिजरेबल ह्यूमन कंडीशन है कि वो आपके रेजोनेट ही वही चीजें जाके करती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको रोशनी दिखा दो, चाहे इतनी सी भी रोशनी, वो इसलिए जरूरी होता है कि आप दूसरा रुख भी दिखा दें कि एक तो ये था या ये। अह, मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे एक सिर्फ अपना काम याद आ रहा है कि सिला में दो लड़कियां थी उसी हाउस होल्ड बिल्कुल में। बिल्कुल। एक जो दूसरी तरह से उसी सिचुएशन को डील करी थी, एक किसी और तरह से करी थी। उनकी वजूहात भी कहीं हद तक बताई गई थी कि एक का फादर बहुत सपोर्टिव था, एक का नहीं था, एब्सेंट फादर था। तो जब ये इस तरह की चीजें होती हैं तो दूसरा रुख यानी एक और ऑप्शन भी जिंदगी का हो सकता है। आप भी ये कर सकती हैं या कर सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जरा सोचिए। सिर्फ इतना भर शायद मेरा ये काम, ट्रू इंसिडेंट से इंस्पिरेशन लेना एक बहुत बड़े हसास दिल की निशानदेही करता है कि आपने आसपास कुछ देखा और उससे इंस्पायर होके कुछ क्रिएट किया। आपने बिगर पिक्चर उसकी देखी और लोगों तक पहुंचाई कि देखिए ये चीज हुई है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और इसको कैसे रोका जा सकता है, ताकि आइंदा अगर आपके एनवायरनमेंट में कैसा हो तो आपने कुछ सीखा हो या आपने कुछ देखा और आपके पास कोई रेफरेंस हो हाउ टू कॉम्बैट दैट, कि आपने कैसे अब उसके साथ डील करना है उस चीजों के साथ। तो ये एक काम है बहुत मुस्तनिद जो कि करना किया जाता है। जो मसला है जो मुझे नजर आ रहा है कि हम जो बहुत ही एक छोटी सी आपने जो मिसाल दी कि चंद मसलों के अंदर खुब के रह गए हैं कि और तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं ना, कहानियां तो हमारी सिर्फ यही बनेंगी। ये चीज चल रही है, मुझे लगता है लेट 70s से इंट्रोड्यूस की गई थी कि औरत को कन्फाइन कर दो, उसका पॉलिटिकल व्यू नहीं है, उसका वर्ल्ड व्यू नहीं है, वो डोमेस्टिक सा एक जानवर है जो घर के काम करता है, घर में ही रहता है, इसी के अंदर उसके मसले सास ससुर बहू देवर जेठ ये वो शौहर बच्चे, दैट्स इट। इससे बढ़ के कोई उसका मसला नहीं, क्योंकि उसे बाहर नहीं जाना। तो उसके सारे मसलों को आप यहाँ पे सेंट्रलाइज कर देते हैं। मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल और बहुत सीखने की चीज जो हमें नजर आती है वो ईरानी सिनेमा के अंदर आती है। आप ईरानी सिनेमा कहानियां देखिए, हम्म। फिल्में देखिए, वो आम लोगों की कहानी होती है, कूड़ा चुनने वाली की कहानी होगी, आम दो बच्चों की कहानी होगी, कोई बहुत बड़ी बात उसके अंदर नहीं हो रही होगी, लेकिन एक आम सा इंसान कहीं जाकर उससे रिलेट करता है, वो आपके दिल में को छू जाती है कि ये तो मेरी बात है। क्योंकि आपको हमेशा ये बावर कराया जा रहा था माशरे की तरफ से कि आपका गम तो बड़ा छोटा गम है, असल गम तो उसका है। लेकिन जब आपके छोटे गम को थोड़ा सा वैल्यू दिया जाए और उसे कहा जाए कि भाई आपका गम भी गम है, एंड यू कैन एक्सप्रेस योर ग्रीफ और योर हैप्पीनेस और योर एक्साइटमेंट, जिसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन को, उसको एक्सप्रेस करने की सोसाइटी में इजाजत दी जाती है थ्रू दिस काइंड स्टोरी टेलिंग। कि आप चाहे आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, गमगीन हैं, मदद चाहते हैं, मदद कर सकते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो आराम से आप बात कह सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको अंडरमाइन नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ लड़कियां स्पेशली आके शिकायत अपने घर वालों से या अपने दोस्तों से करती हैं कि मुझे इस किस्म के अब्यूज का सामना है अपने ससुराल में या अपनी शादी में, ओ ये तो नहीं करता ना, मेरा तो ये करता था, या फलां का तो ये भी करता था। तो आप जब इस तरह का अनफेयर कंपैरिजन में डालते हैं तो अंडरमाइन करते हैं कि इंसान की पेन को।
वो मुझे लगता है कि बहुत ही एक गलत चीज है। आपने प्रेस कर दिया वहीं पर और वो एक डिप्रेशन में चलेगा और उनको लगता है कि जी हम तो किसी काम के नहीं है ना। तो इसलिए जो हमारी दी स्टार्स हैं, जब वो खाती ना थप्पड़ और सिसक सिसक के रोती हैं, फिर माफ भी कर देती हैं, तो फिर वो बेचारी जो नहीं माफ करना चाहती, नहीं थप्पड़ खाना चाहती, नहीं रोना उनको चाहती, वो बताया हाथ जाता रोक है कि देना चाहती, देखिए तो सरेंडर कर देती है कि बिल्कुल। दैट्स अ गुड वुमन, वो भी तो कर रही है, मेरा गम शायद इतना बड़ा नहीं है, मेरा थप्पड़, मेरा जख्म, मेरी तकलीफ शायद उतनी बड़ी नहीं है। तो एज अ नेशन हम अंडरमाइन करके रखते हैं अपनी पेन्स को, अपनी ग्रीव्स को। सो वी आर नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स बिकॉज वी आर ऑलवेज बीइंग जज्ड इन आवर एक्सप्रेशंस। तो दैट्स ये ट्रू। एक भी जज एक जज बिल्कुल जो जी जजमेंटल हमारा पूरा बिहेवियर है, आई थिंक दैट्स बीन देयर ऑलवेज। बट ये वक्त के जी साथ साथ कुछ मुझे लगता है हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। रिग्रेशन हमारे यहाँ बहुत तेजी से आ रही है, सोच में भी आ रही है, और हमारे आई थिंक आ जो चुकी है। हाँ आ चुकी है, जो बिल्कुल। क्रिएटिविटी है उसमें भी आ रही है कि आप अब वापस औरत को जो आगे, मतलब औरतें कहीं पे चांद पे जा रही हैं, हमारे यहाँ औरत को आप कभी भी चाह रहे हैं कि वो फूकनी से चूल्हा फूकती रहे, मतलब आप उस एज में लेके जाना चाह रहे हैं उसको। ठीक है, वो चूल्हा फूकती है, वो बहुत सारी गाँव की औरतें करती हैं, मगर वो उनके अंदर जुर्रत भी उतनी होती है, उनके अंदर बहुत सारी भारती भी होती है, वो बहुत सारी ज्यादती चीजें। नहीं होनी चाहिए उनके साथ, वो अगर और दैट शुड बी देयर चॉइस। ज्यादती नहीं होनी चाहिए, जी। और दूसरा ये कि आपको उस ज्यादती को लेजिटिमाइज नहीं करना होता है हम्म। कि ये तो फलां जगह लिखा हुआ है, ये फलां जगह कहा गया है, फलां जगह इस तरह से बताया गया है। हम ज़्यादा किस बहस में नहीं पड़ रहे, मगर ये कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को हम जोड़ देते हैं उन चीज़ों से जिनको हम डिबेट ही नहीं कर पाते, और जी। हम उनको आर्ग्यू नहीं कर पाते, हम चुप हो जाते हैं कि अच्छा नहीं, फिर इसके आगे तो कुछ बोलना ही फजूल है। तो आगाही की, शऊर की आई थिंक का एक फुकदान है जो मुझे नजर आ रहा है अपने सामने। और इतने अरसे इस चीज पे काम करके अब मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट मीडिया एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। अब पहले जिसके शायद अंदर इतनी पावर है, नहीं, और एक्सेस पहले शायद इतना ऑफ। फैलाव नहीं था। जी जी अब जी, तो बहुत सेल बड़ी फोन जब रीच है। से हैं और यूट्यूब है, तो हर बच्चा हर बड़ा जो है वो, अगर उसके घर में टीवी नहीं भी है और एक सेल फोन है और कनेक्टिविटी है, तो वो तो बहुत आराम से कोई भी बैठ के हम्म देख लेगा, और हम्म एक्सेस उसका उस कंटेंट तक है। सो पहले इतना फैलाव नहीं था, पहले आप सब साथ बैठ के देखते थे, एक ही टीवी था। बट अब ऑब्वियसली चीजें बदल गई हैं, आप तक चीजों के पहुंचने के जराये बदल चुके हैं, हम्म। और उसी तरह से वो जहनियत का फैलाव भी उतना ही तेजी से हो रहा है। सो इसीलिए अब जब बिल्कुल औरतें घर सही। से बाहर या बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं तो उनके लिबास पे भी तनकीद उसी तरह से होती है, क्योंकि आप अगेन हमारा वही एंटरटेनमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन भी बहुत है। या तो आप अल्ट्रा मॉडर्न दिखाएंगे जो जो नहीं शायद हमारे यहाँ इतना है, हम्म। या फिर आप अल्ट्रा कंजर्वेटिव दिखाएंगे, वो हम जैसे लोग जो आम जिंदगी में जिस तरह से रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रही। जी, जिम्मेदारी भी हम पे डाली जाती है ना लिबास पहनने की, कि हम्म, जो जो देख रहा है या जो उस लिबास का असर ले रहा है वो तो बिल्कुल बरे जिम्मा है। तो बिल्कुल। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम पर डाली जाती है। और ये बात आप सही कह रही है कि जो बिगाड़ आ रहा है, मुझे समझ में तो ये आता है कि आपने आम कहानी को खास नहीं बनाया है, आप बिल्कुल। खास कहानियों की तलाश में हैं। और जब आप खास कहानियों की तलाश करते हैं जो कि 1 in a million उसमें इंसिडेंट चांस होता है कि वो कैसे इंसिडेंट्स होते हैं, उसको संभालने की, उसको पोर्ट्रे करने की सलाहियत अभी आप नहीं रखते। और वो शायद इतना अहम और इतनी जरूरी नहीं है जितनी आपकी आम कहानी जरूरी है। एक छोटी सी चीज से कैसे इंस्टिगेट होती हैं पैशन चीजें, और आपके उस चीज अंदर को। ब्लास्फेमी कैसे इस्तेमाल की जाती है, लिंचिंग क्या चीज है, वो कहाँ से आई है, वो जिसने फिर परपेट्रेटर्स की कहानी जैसे आपने बताया था, उसका आग क्या है, वो कहाँ पैदा हुआ, वो कहाँ पला बड़ा, उसके साथ क्या ज्यादती है, वो कहाँ तक यहाँ तक पहुंचा, उसकी साइकोलॉजिकल जर्नी क्या है, उसको टोटली एक्साइट
जो ये एक इंसिडेंट इस्लामाबाद का इंसिडेंट हुआ था जिसमें उस बच्ची को उसने घर बुला के उसको मारा, रेप किया, कत्ल किया। अब वो बहुत हाई प्रोफाइल केस है। उस केस के ऊपर अगर ये कहानी या फिल्म बनाई जाए तो देखिए वो एक बहुत बहुत बड़ा एक मसला दरपेश होना चाहिए बनाने वालों के लिए। लेकिन चाहेंगे बहुत सारे लोग टू जंप ऑन इट एंड टू डू द स्टोरी बिकॉज इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल केस, इसलिए उसको हाथ नहीं इस तरह लगा सकता। ठीक है। इसी तरह से जो और बहुत सारे हम अपने प्लेस आजकल होते जा रहे हैं जिसमें हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं और सर्वाइवर्स अगर उठा सकते हैं आवाज या कोई उसके खिलाफ बात कर सकते हैं तो उस तरफ जाने के काबिल अभी हम नहीं हैं। हम तो अभी सीधी कहानी बताने के काबिल नहीं है। आई थिंक काबिल हम शायद इसलिए भी नहीं हो पा रहे कि हमारा माशरा भी वही सोच रखता है जो जो दिखाया जा रहा है। बहुत हद तक माशरे में भी वही सोच पाई जाती है कि ऐसी खवातीन को सामने आना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये फिर बुरा असर देती है बाकी। और जो कि होता भी है कि जब वो सामने आती हैं तो फिर मतलब वो उनकी इसी डर से आइडेंटिटी। शायद सामने आती भी नहीं है, और जब तक कि वो सामने नहीं आएंगी आपकी कहानी। अभी मैंने कल परसों ही एक सीजन देखा, लिमिटेड सीजन, इंडिया का ही था, ताली, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ ट्रांसजेंडर। तब एक आम सी कहानी है, और एक वो कहानी है जो शायद बहुत सारे हमारे घरों में भी होगी कि किस तरह से बहुत सारे लड़के अंदरूनी तौर पे फील करते हैं कि वो लड़के नहीं लड़की हैं। और जी। likewise, मुझे अपने बचपन का वाक़या याद है, विच इज गोइंग बैक 50 years, ऑलमोस्ट 50+ years। हमारे स्कूल में एक लड़का था और वेरी वेरी प्रिटी लुकिंग, एंड ज़ाहिर लड़कों को टाई पहननी होती थी, तो वो हमेशा जब स्कूल के बाद हम अपने अपने बसों का या गाड़ी में ज्यादा थे तो अपनी टाई खोल के उसकी चोटी बना लेता था। हम्म। एंड वी ओनली वुड मेक फन ऑफ हिम के तुम ये क्या कर रहे हो, बट nobody could see के उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी। आई डोंट नो हाउ हिज पेरेंट्स डेल्ट विद इट, आई डोंट नो व्हाट बिकेम ऑफ इट, व्हाट बिकेम ऑफ हिम। बट ये चीजें बहुत पुरानी है, ये अजल से हैं, अब तक रहेंगी। और जी, इसको और वो बहुत डील मुश्किल करना, जिंदगी गुजारते हैं, बड़ी क्लॉजेटेड, बड़ी मुश्किल इसको जिंदगी बताना गुजारते इस हैं। तरह से कि ये हम में से हैं, इनको ओन कीजिए और सर्वाइवर्स को सामने लेके आना, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू फोकस ऑन। और मुझे नहीं पता कि इस पूरी गुफ्तगू को सुन के कुछ लोग सामने आना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के यकीन भी दिला सकती हूँ उनको कि आपके साथ हम बिल्कुल मुजरिमों वाला सलूक नहीं करेंगे। हमने कभी भी ये नहीं कि हमने पूरे न्यूज मीडिया को सेंसिटाइज किया, 25-26 साल से कर रहे हैं। उनमें से कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ हम पे कोई इल्जाम लगाया किसी ने। सॉरी, आई थिंक इट वेंट ऑफ। जी, सो इट्स फाइन ना। मैं चाह रही कि इसको हम अब समेटना भी चाहेंगे गुफ्तगू को, तो मैं इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से, बाकी जो लोग हैं उनके तवज्जुह से ये सिर्फ कहना चाहूंगी कि एंटरटेनमेंट मीडिया के वो लोग जो थोड़ा बहुत भी असर रखते हैं और चाहते हैं कि सामने आए, तो प्लीज हमें बताएं। हम चाहेंगे कि बातचीत हो, अ, एक सुलझे हुए अंदाज में हो, जहाँ पे कहीं पे भी आप पे कोई इल्जाम ना लगाया जाए, आपकी बात सुनी जाएगी, आप किस लिए आपने ये चीज लिखी और क्यों आपने इसमें एक्टिंग करने को हामी भरी। और जब आपको पता चल भी गया कि हाँ ये एक हकीकी वाकया है, कोई भी हो, नॉट वन पर्टिकुलर सीरियल, कोई भी वाकया, तो आप उस पर पीछे क्यों नहीं हटते। किसी को तो ये कदम उठाना है ना, किसी को तो ये दिखाना है, बहादुरी दिखानी कि नहीं हमें ये हमें रोल करना ही नहीं है। आई एम श्योर इस तरह के लोग होंगे हमारी इंडस्ट्री में जो सिर्फ शोहरत और पैसे के पीछे नहीं जाते होंगे, कुछ अपनी अखलाकी जिम्मेदारी भी दिखाते होंगे। तो बिल्कुल मैं और आप जो है वो मिलके ये कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल। कि इन लोगों को थोड़ा सा हम अपनी तरफ लेके आए। और मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्योंकि हम बेशुमार दफा कोशिश कर चुके हैं और सवाए आपके हाथ हमारे कोई आता नहीं है।
आप और आपकी और मैं टीम? अपनी तमाम तर जी गलतियों के साथ आती हूँ, मतलब मुझसे भी आई एम श्योर कि हम सब इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम भी कंडीशन हैं बहुत हद तक, इमोशनली, मेंटली। बहुत सारी चीजें हम उस तरह से महसूस नहीं कर पाएंगे, या गलती हो सकती है। हमें डिनाइल से निकलना चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस को, जो छोटे छोटे भी इदारे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके रखना चाहिए कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, आपकी टांग नहीं खींच रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। बिल्कुल। एक बहुत ही मैंने अनफेयर कहीं बात सुनी कि उन्होंने कहा कि जी वो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका बेचारों का बड़ा नुकसान हो गया। अब ये बहुत ही एक अनफेयर स्टेटमेंट है, ये कह देना क्या प्रोड्यूसर्स का नुकसान हो गया। मतलब आर यू स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट, आर यू स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट यही अमाउंट ऑफ यही मनी दैट दे हैव सोच को तो इन्वेस्टेड। बदलना है ना कि आप। हाँ, कि प्रोड्यूसर का नुकसान हो गया, यहाँ तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है आपने, आप उसकी कॉम्पनसेशन ही नहीं कर सकते। तो अगर आपको ख्याल है कि नुकसान जो आपका हुआ है वो भी उसकी कॉम्पनसेशन है, तो वो भी नहीं है। वो भी और नहीं। गलती होगी तो ये एक अपना अंदर रवैया रखना कि माफी चाहते हैं कि बड़ापन हमसे उसी गलती में है, होगी। आप बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। अगर आप, क्योंकि हम भी बहुत जगह पे शायद गलत होते हैं एज ट्रेनर्स, और हम बिल्कुल, जाके। जैसे मैंने कहा कि जी हम आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे को, डिफेंस भी बिल्कुल। हमारा हो सकता है, लेकिन और बिल्कुल। बड़े छोटे से भी ज्यादा सी, अगर वी आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, कि आप एक इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात कर, आप एक कर रहे हैं कि वो एक इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो आप कराती है, रेवेन्यू इतना जनरेट करती है, इतने लोगों की रोजी मुंसलिक है, और इतने लोग आर्टिस्टिकली उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो आप तो उसको देखिए ना, उस वक्त मतलब मैं और आप आज हैं और कल नहीं है। मतलब ये तो हमारा तो बहुत ब्रीफ शॉर्ट लिव्ड होता है। इवन एक्टर्स का तो हमारे यहाँ बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। चलो टीवी में तो फिर वो रोल्स बदलते रहते हैं, पहले हीरोइन, फिर बड़ी बहन, फिर अम्मा, फिर सास, फिर दादी, नानी तक उनका स्ट्रेच है। बट फिर भी यूजुअली बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है एक्टर की लाइफ। तो उसको अपने ऊपर तो इतना ध्यान देने की शायद जरूरत ही नहीं होती, बजाय ये कि जो काम किया जा रहा है उसको में ग्रो आपकी इंडस्ट्री किस हद तक कर रही है, कहाँ कहाँ पर उसकी पॉकेट्स हैं जो कि खुल रही हैं, और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे काम कर सकता है। ये इस चीज की जरूरत है। और अगर आपको लगा कि आपने ओवरलुक कर दी कोई चीज, आप और आपकी नीयत बिल्कुल ऐसी नहीं थी, आई एम श्योर कि नहीं थी, ये सारे लोग जो होते हैं बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, तो फिर आप उसको कह दीजिए कि अब इसकी तलाफी कैसे हो, अब इसको ठीक कैसे किया जाए। मैं तो डिनाइल से समझती हूँ निकल कि के मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाया जाए कि अगर हमसे गलती बिल्कुल हुई है तो बिल्कुल। ठीक है, नहीं होगी तब भी आप बता दें कि या नहीं आपको हुई। लग रहा है कि गलती हाँ। आप मुझसे हुई है, मेरा ख्याल है कि गलती ऐसी नहीं है जैसी हाँ। आप समझ रहे हैं। ये सब बातें सुनने कहने का हौसला चाहिए, और बैन के तो लफ्ज को बैन कर देना चाहिए, हम्म, इसलिए कि उस बैन के पेट में बहुत कुछ आ जाता है। बहुत मैं कुछ एक हो जाता छोटी है। सी सिर्फ चलते चलते आपसे ये बात कह रही हूँ कि मेरा एक प्ले जो एक बड़े कमिंग चैनल के साथ रखा हुआ है, उसमें मैंने, ट्रिब्यून ने मुझसे इंटरव्यू लिया बिफोर इट वाज सपोज्ड टू गो ऑन एयर। तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा आपने क्या बात की, आई थिंक मैंने कहा कि आई डोंट नो, आई फील दैट आई एम ग्रोइंग एज अ राइटर इन, or growing mature as a writer in my thinking, maybe, and I'm growing older as a person also. So I think I'm talking about the sexuality of women in our society, and I हम्म, think that that should be talked about. तो ट्रिब्यून ने उसको हेडलाइन उछाला कि her new play Fla 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 is revolves around the sexuality of women in the society. हम्म, तो चैनल ने होल्ड बैक कर दिया, प्रोमोज ऑफ एयर कर लिए और रोक दिया, और कमेटी बनाई कि इसको देखो, इसमें समथिंग अबाउट सेक्स, so they do not even understand that term. हाँ, तो इट्स वेरी अम्यूजिंग ऑल्सो फॉर मी कि ये बड़ी अम्यूजिंग सी मुझे बात लगी कि अब कौन है आपके पास जो ये ढूंढेगा इसमें कि मैं बात क्या कर रही हूँ। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बैन तो इज नॉट अ सोल्यूशन, बैन बहुत सी चीजों को बैन कर इज दिया। इट्स अ मायोपिक विजन एक्चुअली, और ज्यादातर अगेन, मॉरल पॉलिसी पे ही होता है कि और फिर आप। वो पावर एक्सरसाइज किया और आपने। फिर उसकी लपेट में जी। जैसे आपने कहा कि बहुत सारा कंटेंट आना शुरू हो जाता है, बिकॉज आप अगर हम्म। इस प्रेमिस पे कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है, और कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ प्लेस, तो आप जेंडर इंडेक्स में तो सबसे नीचे हैं भाई, अफगानिस्तान से सिर्फ ऊपर है। तो वैसे ही बिल्कुल। मतलब ग्लोबली यू आर नोन टू बी अनसेफ, so do एंड वी आर something to वेरी, या cause to बी do something रिस्पॉन्सिबल to इनफ टू शो change, द yeah, and do something to पिक्चर। change that figure, that statistics जो आपको इतने नीचे लेके आया है ग्लोबली। हमने तो नहीं और कहा ना थोड़े अभी से जी, और थोड़े से ग्राफिक्स को भी अवॉइड करने की जरूरत है, ये बहुत तक। डिस्टर्बिंग होते हैं टू ऑब्जॉर्व।
और स्पेशली सर्वाइवर्स के लिए या विक्टिम्स के लिए जो उससे गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल क्योंकि जब हम सिला बना रहे थे, सिला में आई थिंक 24 एपिसोड्स में the perpetrator never even touched the victim. या So the physical तो जो contact was एक्सप्रेशंस दैट clearly avoided. या There's so many ways. हम इतने फ्लेक्सिबल हैं, हमारे पास इतने रास्ते हैं और हम इतना ज्यादा आर्टिस्टिक हम आपके पास स्पेस होती है कि आपके पास बहुत से एट टाइम्स वर्बली भी कहने की, एट टाइम्स आपके एक्सप्रेशंस भी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने कैसे दिखाना है, कौन से ग्राफिक्स को अवॉइड करना है, कौन से जुमलों को आपने अवॉइड करना है। एक ये नई चीज भी चली है कि औरत को पहले विक्टिम दिखाओ, मारते 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 आखिरी एक किस्त में वो स्ट्रांग। वही मैं कह रही हूँ ना कि उस वक्त तो 50 औरतें मर चुकी हैं, 500 औरतें मर चुकी होंगी इसी इसी प्रोसेस में। जब आप वो 36वीं अगर वो जाके वो स्ट्रांग हुई, तो उससे पहले वो बहुत सारी औरतें मार चुकी हैं, ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे या नफ्सियाती तौर पे। और हर औरत शायद अपने आप को समझेगी भी नहीं, उसको लगेगा इसने तो शायद कर लिया है, मेरी हिम्मत हाँ नहीं हो रही है 26वीं किस्त में ये करने की जो ये करती है। बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल। रियल स्टोरीज हैं, ये इतना आसान काम नहीं है, इसके ऊपर एक बहुत साइकोलॉजिकल स्टडी होती है। आपको पता होता है कि इंसान किस चीज से, एक ट्रॉमेटाइज्ड इंसान को आप कैसे कह रहे हैं कि आखिरी किस्त में तुम दिलेर होकर निकल जाना घर से, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जो एक बनाई गई है ना आग की, जिसका इसका बहुत एक्सक्यूज इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम शुरू में दिखाते हैं, फिर हम जर्नी दिखाते हैं, और ये फिर हम अभी से दिखाते हैं। दिस इज लाइक हाँ गोइंग बैक 25 ईयर, जब उस वक्त भी हमने एक जमाने में किया था, पूरा हमारा एक प्रोजेक्ट था ये पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन, उसमें एंटरटेनमेंट मीडिया भी था। उस वक्त भी यही एक्सक्यूज था कि नहीं नहीं नहीं, देखिए आप आगे जाके देखिएगा भाई, वो आगे तक कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, आप या कब जाके and journey should देखिएगा। also be about protest, एंड एवरी protesting on your एपिसोड situation. शुड हैव सम काइंड ऑफ Yeah, मैसेजिंग जो आपको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, या आपको एटलीस्ट बेहतरी कुछ कोई रास्ता दिखा रहे हैं, या आप कोई हौसला दे रहे हैं, हर चीज हाँ आप दिखाएं। आई लव the, द एंडिंग ऑफ सिला, जब वो जी सिला को कहती है, व्हेन द बॉय द कजन हिम्स के अबाउट मैरिज, कहती कि अभी तो मैंने जीना शुरू या जिंदगी शुरू, समथिंग लाइक दैट, that was yeah, she needs to re-explore, reinvent herself. Yes. and the way she said it was so refreshing. कि हम्म marriage is फिर से there, but शादी it's कर not the only solution. Let her live her life, let her explore, and let her decide क्योंकि then. शादी के काबिल बनाना होता है ना लड़की को इवेंचुअली, हाँ कि वो सब ठीक हो के वो शादी के काबिल बन जाए। तो शादी के काबिल बनने से पहले एक विक्टिम बेचारा, एक सर्वाइवर अपने आप को री इन्वेंट करता है, री एक्सप्लोर करता है, खड़ा होता है अपने दो पैरों में, और उसको खुद खड़े होने देने की मौका दे, वो खुद खड़ा हो सकता है। तो बिल्कुल। ये पूरी जो एक सिलसिला चलता है कि जी पहले मारो 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 मारो, और फिर वो आखिर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई जबकि वो जिन्नाती प्रोटेस्ट। वो बात आ जाती है जिससे वो ठीक हो नहीं, वो जाती ये है। करे ना कि वो, और फिर ये भी आपने देखा होगा कि वो माफिया मांगती रहती है, खुद को ब्लेम करती रहती है, खुद को नीचे करती रहती है कि अच्छा मैं ये कर दूंगी टू प्लीज दिस पर्सन और टू प्लीज दिस पर्सन हु इज द परपेट्रेटर। तो आप बजाय उसके ये क्यों नहीं दिखाते कि वो ये सोचती रहती है कि मुझे इसमें से निकलना है, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। या हो सकता है कि दिस उसके माइंड प्लान्स फेल हो जाएं, दिस हो सकता है या कि उसको दिस सपोर्ट ना राइट, मिले। अगर बिल्कुल। आपको ये बनाना ही है आर्क, तो आप ये बनाने की फ्रॉम द डे वन शी वांट्स टू गेट आउट, शी आई जस्ट डज थिंक नॉट औरतों जस्ट का गिव रोना, इन। आई थिंक अगर बैन किसी चीज पे लगना चाहिए तो ये औरतों के को जो रोते हुए दिखाते हैं ना, मुस्तकिल ससकते हुए, रोते हुए, बिलकते हुए, उस पे लगा देना हाँ चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है रोले वो भी एक एक्सप्रेशन है, हंसने की तरह, रोने में भी कोई मसला नहीं है, और आप रो इतना लीजिए। ज्यादा रोना लेकिन कि ये रोने का आप मतलब ये नहीं है कि मैं रो धो के खामोश होके फिर इसी में लग जाऊंगी। नहीं, और फिर रो मैं धो के मैं कॉम्प्रोमाइज कर निकल भी लूँ, क्योंकि सकती हूँ। मुझे एक याद है, एक कोई प्ले आया था, दैट वाज एजेस अगो, एंड उसमें एक बच्ची की तलाक का मामला चल रहा था। वो डाइजेस्ट से ही उठाया गया था, मैंने वो पढ़ा भी था क्योंकि मैं डाइजेस्ट बहुत पढ़ती थी जस्ट फॉर मॉनिटरिंग। तो कोई 3 किस्तें तो उसी पे चली थी कि उफ, घर में कोहराम मचा हुआ है कि इस लड़की की तलाक हम्म होने वाली। तो वही चीज जब टीवी पे आई, उसमें भी वही था भाई। हम्म एक अमल है, आपने आपने डिसाइड किया यू वांट टू बी आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, मैरिज, दैट्स योर राइट, एंड दैट राइट हैज बीन गिवन टू यू, तो आप निकल हम्म, जाए। इसमें पूरे एक ये रोना धोना और मातम, एक बिल्कुल मातमी कैफियत घर के अंदर, जी सोग नहीं होना हैवी चाहिए। सोच बिल्कुल। मतलब ये चीज मैं इस पे कह रही हूँ कि ये जो हम एक क्रिएट कर देते हैं ना,
कि पूरा एक मातम और शोक का जो माहौल वो 3 4 5 किस्तों पे दिखाते रहते हैं, उससे न जाने कितने जहन जो है वो मजीद डिप्रेशन में जाते हैं। बिल्कुल, तो इसकी वजह से या हाईएस्ट हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ने ये बात कही थी कि आप डोंट टॉक अबाउट डिवोर्स इन योर प्लेस। तो हाँ मैंने उनसे बिल्कुल। कहा कि दिस इज नॉट ए सोल्यूशन, ये ऑलरेडी टेबू है। और आप ना फैमिली एक्सेप्ट करती है, ना इन लॉज एक्सेप्ट करती है, ना सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, वो बहुत लोनली होती है बेचारी, वो खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको लगता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। तो हमें तो इस ये कहना चाहिए कि आपका सोशल रिलीजियस मौजूद है, इसका रीजन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको आपका रिलीजन भी इसकी इजाजत देता है, आपको सोशल भी देता है, आपका लीगल सिस्टम भी देता है, आप आप तो यू आप कैन गो। सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता हुआ दिखाए ना एक फैमिली के बिल्कुल। तो अंदर। और नॉर्मलाइज भी कर दें कि ऐसा हो सकता है, उसके ये और वैलिड होता रीजंस है, हैं। और क्यों ना हो, और क्यों ना हो, क्यों ना मतलब हो, बात ये क्यों है ना हो, कि ये क्यों ना चॉइस हो, है, मतलब मैंने भी कहा ये चॉइस। चॉइस है अगर एक मर्द तीन इंसान की। दफा तलाक 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 कह के दे सकते हैं, तो फिर औरत ले क्यों नहीं सकती? सिर्फ आप इस बात बिल्कुल। को करने तो और दोनों पहले। तरफ ये बात सोचने की है। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच बिगुल, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और इसी कोशिश को हम प्लेजर टू सी, थैंक यू फॉर दिस आगे डायलॉग जी, दिस बढ़ाते फॉर हैं, दिस और डिस्कशन। लेट्स सी कि क्या निकलता है इसके आगे। लेट्स सी हम कितना एंटरटेनमेंट मीडिया और प्रोडक्शन कंपनीज तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि कोशिश तो हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल द बिगुल। बेस्ट, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज।